नमस्कार साथियों, टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज रुक्मणी पब्लिकेशन दी प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारा सेट करा दिया है। मैं एग्जाम से पहले एक बार जरूर प्रैक्टिस इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपको लेवल पता चलेगा कि किस लेवल का एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और इससे भी सवाल आपको आएंगे तो इससे आपका क्या होगा, स्कोर भी बढ़ेगा। और हाँ, आज की क्लास का पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने पहला सवाल। और हाँ दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो सवाल क्या है, वेवगत का सिद्धांत किसने तैयार की थी? तो आपको बताना कि वेवगत का सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा वेवगत का सिद्धांत तैयार किया गया था। और वेवगत के सिद्धांत को ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसको कहा जाता है। तो वेवगत के सिद्धांत को कहा जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है हड़प नीति। हड़प नीति, आप इसको भी ध्यान में रखें। अगर तीनों क्या है, तीनों एक ही है। लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन, हड़प नीति और वेवगत का सिद्धांत, ये तीनों एक ही है। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? डलहौजी के द्वारा। और कब ये शुरू किया गया था, ये नीति कब आया था? 1848 में। आपको इसको ध्यान में रखना है। और लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो क्लाइव के समय ही 1757 में, कब? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, अगर एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें फ्रेंड्स। सेकंड सवाल क्या है, मीथेन का प्रतीक क्या है? तो मीथेन आपको पता होगा, मीथेन क्या है? प्रतीक CH4। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस। मार्स गैस, इस पॉइंट को अभी नोट करें कि मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? OLE का पूर्ण रूप क्या है? तो OLE का होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इनबेंडिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। और मैं कुछ फुल फॉर्म बता देता हूं, जैसे HTTP का और पूछ ले, HTTP इसका भी फुल फॉर्म पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक और होता है HTML, इसको भी ध्यान में रखना है। तो हाइपर, इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बल की SI यूनिट क्या है? तो बल की SI यूनिट आपको पता होगा, बल का क्या है? न्यूटन बल का SI यूनिट है। और अगर इसी में पूछ ले कि दाब का SI यूनिट क्या है? दाब का अगर SI यूनिट पूछ ले तो दाब का SI यूनिट पास्कल है। पास्कल आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? अगर केल्विन पैमाने पर मापते हैं पानी का हिमांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 273.15 केल्विन करेक्ट इसका आंसर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आपको पता होगा कि आर्यभट्ट किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। पहले ये जान लीजिए कि USSR द्वारा प्रक्षेपित किया गया था भारत की तरफ से। और USSR को वर्तमान में इसको रसिया के नाम से जाना जाता है। रूस को ही USSR के नाम से जाना जाता है। और USSR कब टूट गया था? तो 1991 में। आपको इस पॉइंट को भी रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या अगर पूछ ले USSR कब टूटा था, तो 1991 में USSR टूटा था। आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। आते हैं सवाल के ऊपर कि आर्यभट्ट जो पहला प्रक्षेपित किया गया था वो कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। तो इसको ध्यान में रखना। आप कमेंट करके ये बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन है? क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बहुत ही इजी सवाल है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। अगर कोशिका का सिद्धांत अगर पूछ ले, कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। आपको इस पॉइंट को नोट करके रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? मैं बता रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले ग्रुप डी के लिए भी और NTPC स्टेज 2 के लिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपको एक बार जरूर प्रैक्टिस करके जाना दोस्तों, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए, आपका स्कोर बूस्ट हो। चलिए तो सवाल की ओर आते हैं। तो भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये कूड़मकुलम भारत का नवीनतम है। और ये कहाँ है? आपको ध्यान में रखना, ये तमिलनाडु में है कूड़मकुलम।
और ये कल्पक्कम भी कहाँ है? कल्पक्कम भी तमिलनाडु में। आपको इसको भी ध्यान में रखना कि कल्पक्कम भी कहाँ है? तमिलनाडु में। अगर तारापुर पूछे, तारापुर कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। आपको इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। और कैगा, कैगा कर्नाटक में है। आप ये सारा एक सवाल के साथ मैंने कई सवाल बता दिए कि अगर अगली बार अगर पूछ ले कि तारापुर कहाँ है, तो तारापुर नाभिकीय संयंत्र है आपका महाराष्ट्र में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, कुडनकुलम भी तमिलनाडु में, और कैगा भी कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है? बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नेम क्या है? तो बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नेम क्या है? फाइकस बेंगलेसिस, ये बरगद का वनस्पतिक नेम है। और फाइकस रिलीजियोसा किसका है? ये फाइकस रिलीजियोसा आपको ध्यान में रखना है, ये पीपल का वनस्पतिक नेम है। पीपल का वनस्पतिक नेम है फाइकस रिलीजियोसा, आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन ए की ओर आते हैं, ओसिमम टेन्यूफ्लोरम अगर पूछे तो ये किसका है? ये आपका तुलसी का है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। और एजेडीरा चंडिका किसका है? ये आपको ध्यान में रखना है, ये किसका है? ये नीम का वनस्पतिक नेम है। ये सारे वो पॉइंट थे जो पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक चौक का पाउडर के साथ अभिक्रिया कराने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है, तो उस विलयन का नाम क्या है? तो अगर यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को चौक के पाउडर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एक गैस बनता है जो चूने के पानी का रंग दुधिया कर देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर पूछ ले MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? तो MgOH का होल ट्वाइस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? अगर यदि हम ऑनलाइन देखते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन हम कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं या फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई कॉमर्स। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो ये अंग्रेज जो थे वो मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े थे। और वो चारों युद्ध कब कब लड़े थे? तो प्रथम युद्ध जो लड़े थे, आपको याद रखना है कि प्रथम युद्ध पूछता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1767 से 1769 के बीच में ये प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और जो सेकेंड युद्ध लड़ा गया था वो सेकेंड कब लड़ा गया था? 1780 से 1784 के बीच में ये लड़ा गया था। और अगर तीसरा युद्ध बोले कि थर्ड युद्ध कब लड़ा गया था, तो तीसरा युद्ध आपको लड़ा गया था 1790 से 92 के बीच में लड़ा गया था। एंड द लास्ट एंड फोर्थ वन इज कौन सा था? चौथा युद्ध कब लड़ा गया था? 1799 में, 1799 में। तो आपको याद रखना है ये कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो 4 युद्ध लड़े थे। और कब कब लड़े थे ये सारा मैंने यहाँ बता दिया आपको। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? मीन्स नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार आपको पता होना चाहिए, नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। किसमें किसमें दिया जाता है? तो मैं बता देता हूं। एक हो गया आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। एक भौतिकी जिसको बोलते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। एक रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में जिसको मेडिसिन बोलते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक और किसमें दिया जाता है? आपका शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। और एक लास्ट वन जो है वो अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये नोबेल पुरस्कार कब से देना स्टार्ट हुआ है? तो नोबेल पुरस्कार 1901 से, और ये 5 जो पुरस्कार है ये 1901 से देना स्टार्ट हुआ। और इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है ये आपको ध्यान में रखना है 1969 से, 1969 से ये स्टार्ट हुआ। तो ये सारा मैंने देख लिया कि नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 6 श्रेणियों में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाना स्टार्ट हुआ? 1901 से। और लास्ट जो इकोनॉमिक्स में अगर पूछ ले, इकोनॉमिक्स में कब दिया जाता है, कब से शुरू हुआ? तो 1969 से। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो आपको पता होगा फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक के संस्थापक है। और बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट का अगर संस्थापक पूछे तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। और टिम बर्नर्स-ली ये WW का आविष्कार किए थे, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। और माइकल एस डेल का आविष्कार किए थे।
डेल जो आप लोग लैपटॉप यूज करते हैं, डेल कंपनी का, वो किसने आविष्कार किया था? माइकल एस डेल ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के। और हाँ दोस्तों, अगर एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो मैं सेट लाऊं, सेट नंबर 7, वो और उत्साह के साथ और बेहतरीन तरीके से आपको आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है और इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, आप जरूर बताइएगा। और इसके साथ में क्या दूं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो इसको याद रखना है, स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी के जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 में ये शुरू किया गया था। आपको ये ध्यान में रखना है, कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दहेज प्रतिषेध नियम कब लागू किया गया था? 1961 में ये लागू किया गया था, आपको ध्यान में रखना। और इसके अंतर्गत अगर दहेज लेना और देना ये क्या है? गैर कानूनी है। इसके अंतर्गत आपको 5 वर्ष की सजा, इस अधिनियम में क्या है कि 5 साल की आपको क्या हो सकती है? सजा हो सकती है, या फिर आपके 15,000 का 15,000 का आपको आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखें। क्या कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? 1961 में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो एक ही है, आपको ध्यान में रखना, वो कौन सा है? वो केरल। केरल में सबसे साक्षर लोग हैं। और कितना परसेंट, अभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो 94% वहां के लोग क्या है? साक्षर है, लिटरेट है। आपको ध्यान में रखना, ये इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और सबसे कम साक्षर लोग कहाँ है? बिहार में। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे कम साक्षर कहाँ है? बिहार में। और कितना परसेंट अगर पूछ ले तो 63.82% साक्षर लोग बिहार में है, और ये सबसे न्यूनतम है। ठीक है, सबसे अधिकतम साक्षर केरला में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये झील, और ये झील पूछा जाता है, तो पूछा भी गया है, और आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि कोलेरू झील कहाँ है? राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, कहाँ है? राजस्थान में। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोनार झील है। लोनार झील जो उल्का पिंड के गिरने से बना है। ठीक है, लोनार झील अगर पूछे तो कहाँ है? लोनार झील महाराष्ट्र में है। आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और अगर पूछ ले कि केरल में कौन सा झील है, तो पेरियार झील कहाँ है? पेरियार झील केरल में। आपको इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। आप ये बता दीजिए कि लोकटक झील किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में? लोकटक झील जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठे पानी का झील है, वो किस राज्य में है? आपको कमेंट करके बताना है कि वो किस राज्य में है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो पहले गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में। और कहां हुआ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना हुआ था। आपको इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। और इसके संस्थापक कौन था? तो सोहन सिंह भाखड़ा। कौन था इसके अध्यक्ष? सोहन सिंह भाखड़ा इसके अध्यक्ष थे। और इसके सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो आपको पता होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1931 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और इसी कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो कितने इसमें मेंबर स्टेट है सार्क में? तो 8 हैं। सार्क की स्थापना अगर पूछ ले तो सार्क की स्थापना कब हुआ है? 1985 में। इसको याद रखना। इसका मुख्यालय अगर पूछ ले, हेडक्वार्टर कहाँ है सार्क का? तो काठमांडू नेपाल में। ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि सार्क में का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1985 में। इसको ध्यान में रखना। अगर सार्क का फुल फॉर्म पूछे, सार्क का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको याद रखना है सार्क का क्या है? साउथ ऐसे हो गया आपका साउथ, ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। एशियन ऐसे हो गया आपका एशियन, और एक और ऐसे हो गया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
रीजनल कोऑपरेशन। आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या क्या हम देख लिए कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं, 8 सदस्य देश हैं, और इसकी स्थापना कब हुआ है, 1985 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल काठमांडू में। इसका पूर्ण रूप क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो पहला अधिवेशन कब हुआ था, आपको ध्यान में रखना है, 1885 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस के संस्थापक कौन है? कांग्रेस के अगर संस्थापक अगर पूछ ले संस्थापक, तो इसके संस्थापक कौन है, ये वो ह्यूम। आपको याद रखना है, ये वो ह्यूम इसके क्या है, संस्थापक है। और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1885 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी का गठन कब हुआ था? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका गठन कब हुआ था, 1962 में। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष जो कार्य करना कब प्रारंभ कर दिया, 1963 में ये काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर इसमें एक और सवाल पूछता है बार बार, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई, वो तो मैंने पहले सवाल में बता दिया। और अगर पूछ लो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है, ये पूछा जाता है सवाल। तो इसके कौन है, होमी जहांगीर भाभा। आपको याद रखना, ये होमी जहांगीर भाभा। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 24, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ था। और ये कब हुआ था, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत 1999 में। आपको ध्यान में रखना, कब, 1999 में। और ये क्या, एक सड़क परियोजना है जो कि एक चतुर्भुज आकार के 4 शहरों को जोड़ना था। कौन कौन वो 4 शहर थे? तो आपको ध्यान में रखना है, वो 4 शहर कौन कौन से थे? तो ये आपका हो गया दिल्ली को जोड़ना था, कोलकाता को जोड़ना था, और ये आपका इधर आप ध्यान में रखना है, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, और ये चेन्नई इस साइड हो गया आपका, और इधर आपका हो गया मुंबई। आपको इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। और इसकी कुल लंबाई कितनी थी, तो ये भी पूछा जाता है। तो इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर इस स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई थी। और किसके शासनकाल में हुआ था ये? अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 1999 में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो आर के नारायण का इनमें से पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स, आर के नारायण का पहला उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना, आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी है। और कथक की बात करें तो कथक ये उत्तर भारत का है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। और भारतनाट्यम की बात करें तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम है। आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना। और कथकली कहाँ का है? केरल का। केरल का कथकली क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें सारा देख लिया कि आंध्र प्रदेश का अगर पूछे तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर भारत का है, और कथकली केरल का है। आपको ध्यान में रखना है। आप बता दीजिएगा कमेंट करके कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो ये बहुत ही प्यारा सवाल है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250 राज्यसभा में सदस्य होते हैं। लेकिन वर्तमान में कितना है? 245। वर्तमान में कितने हैं? 245। आपको याद रखना है। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर पूछे कितने सदस्य होते हैं तो 250, और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और भाग 1 में अगर बात करें तो राज्य और यूटी है। भाग 1 में क्या है? राज्य और यूटी का उल्लेख है इसमें। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता है। आपको इसको भी ध्यान में रखना है। और भाग 4 में अगर पूछ ले तो भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। और डीपीएसपी कहां से लिया गया है? किस देश से? तो आयरलैंड से। आपको ध्यान में रखना है, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने, ताजमहल परिसर
का निर्माण लगभग कब शुरू हुआ था? तो आपको बताना है कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था। तो 1632 में आपको याद रखना है, 1632 में। और ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने, शाहजहां ने। और ये कहाँ है? ताजमहल आगरा में है। आज का एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगला सेट आपके सामने बहुत जल्द ला सकूं। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेट्स के साथ। धन्यवाद।